सही है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, क्योंकि मेटल सरफेस पे पड़ेगा यहां से ही। इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये इमिट होगा। सही है, जब अल्ट्रावायलेट लाइट मेटल सरफेस पे पड़ते हैं तो देखो मैंने क्या कहा, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल्स ऑन द सर्टेन मेटल और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए, इससे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एक रिवर्स प्रोसेस है एक्स रेज का। एक्स रेज में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन आता है, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन आके मेटल से टकराता है और रेज निकलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, रेज आके मेटल से लग रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्स रेज एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, तो हम इसे कहते हैं द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्स रेज भी कह सकते हैं इसको। तो देखो होता ये है स्टूडेंट कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट मेटल सरफेस पे पड़ रहे होते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट होते हैं। इस चीज को हम क्या जिसका नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम देते हैं। अगर मैं इंक्रीज करूं, इंक्रीज स्टूडेंट मैं यहाँ पे इंक्रीज करूं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सही है, या मैं इससे किस लिख दूं कि अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूं तो इस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप क्या करते हो, इस लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो यहां से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, सही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, स्पीड सेम रहेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगा, जो पहले भी था वही बाद में ही रहेगा, स्पीड पे कोई फर्क नहीं आता। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, लेकिन स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। इस टॉपिक में स्टूडेंट ज्यादातर थ्योरी की बातें हैं, ग्राफ है, 3 ग्राफ है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, असल हमें उन ग्राफ को समझना है। इन तीनों ग्राफ को समझने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करनी होगी। हम एक्सपेरिमेंट के मदद से उन ग्राफ को समझेंगे जो इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। बेसिकली आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल देखा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक प्रैक्टिकल होता है, एक बॉक्स के अंदर इस तरीके से एक बल्ब लगा होता है, सही आपने देखा होगा, लाइट जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट हम ले रहे हैं तो इसके लिए एक बल्ब होता है यहाँ से हैंग हुआ हुआ, तो ये इसके ऊपर एक मीटर स्केल लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकल, सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल के अंदर होता है। यहाँ पे फोटो सेल लगे हुए होते हैं और यहाँ पे एक मिली एम मीटर लगा होता है, मतलब इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे इमिट होता है, जो भी करंट होता है वो इस मीटर में हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये एक प्रैक्टिकल होता है, बल्ब को हम मूवमेंट करा के प्रैक्टिकल करते हैं, हर डिस्टेंस पे रीडिंग लेते हैं, बल्ब की मूवमेंट से हम क्या कर रहे होते हैं, रीडिंग ले रहे होते हैं। ये प्रैक्टिकल आपने देखा होगा। जो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट इस फोटो इलेक्ट्रिक से कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इंटेंसिटी को चेंज करना चाह रहा हूं, इंटेंसिटी को मुख्तलिफ रखूंगा। मतलब हर रीडिंग के लिए मैं क्या चाह रहा हूं बच्चों, मैं हर रीडिंग के लिए चाह रहा हूं कि इंटेंसिटी चेंज कर दूं, सही है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम रखूं। मतलब मैं ये चाह रहा हूं इस एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी को चेंज करना चाह रहा हूं, जबकि वेवलेंथ सेम और फ्रीक्वेंसी सेम रखूंगा। मैं ऐसा करके ग्राफ बनाना चाह रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं कैसा दिखेगा। फिर मैं जब सेकंड एक्सपेरिमेंट करूंगा तो उसमें मैं वेवलेंथ ऑफ, क्योंकि देखो वेवलेंथ चेंज करो फ्रीक्वेंसी खुद ही चेंज हो जाएगा, या फ्रीक्वेंसी चेंज करो वेवलेंथ खुद ही चेंज हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक डिस्टर्ब होगा दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले एक्सपेरिमेंट में मैंने इंटेंसिटी चेंज करनी है और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है। तो देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को सेम रखने के लिए बल्ब का कलर सेम रखते हैं। मतलब हम कोई भी एक कलर की बल्ब लगा दें, आप मार्केट में देखिएगा डिफरेंट कलर की बल्ब मिलते हैं, ग्रीन भी मिलते हैं, रेड भी मिलते हैं, येलो भी मिलते हैं, सही है, हर कलर की स्टूडेंट आपको बल्ब मार्केट में मिल रहा होता है। जैसे नॉर्मली अपने घरों में व्हाइट कलर की लाइट लगाए हुए होते हैं, सही है, वैसे हर कलर की बल्ब हमें मिल रहे होते हैं। तो हमें कलर को सेम रखने के लिए बल्ब का कलर सेम रखना पड़ेगा। सारे बल्ब येलो लगाऊंगा मैं। इंटेंसिटी चेंज करने के लिए मैं पावर चेंज करूंगा, पावर चेंज करूंगा एनर्जी चेंज हो जाएगा, मतलब इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया के लिहाज से वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो इंटेंसिटी चेंज होगी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने 3 बल्ब लगाए,
मतलब पहला रीडिंग, यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग लेने के लिए बल्ब मैंने कितने का रखा, 25 वॉट का लगा लिया। मतलब इस अपरेटस में इस बल्ब को निकालकर मैंने कितने पावर का बल्ब लगाया, 25 वॉट की एक बल्ब लगाई मैंने। फर्स्ट रीडिंग को लेने के लिए इस अपरेटस में येलो कलर की तमाम बल्ब हमारे पास येलो कलर की होगी, सही है, ताकि हम क्या चाह रहे हैं बच्चों कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी सेम रखें। तो आपने देखा कि इससे कुछ वेवलेंथ की लाइट निकली, ये मेटल सरफेस पे पड़े, मतलब यहाँ से आकर, सही है। इसी तरीके से सेकंड रीडिंग बनाते वक्त आपने इस बल्ब को चेंज कर दिया, कितने वॉट का लगा दिया, 50 वॉट का लगा दिया। अब आप, तो ये बल्ब को आप चेंज करते जा रहे हैं इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए। अब आपने 50 वॉट की बल्ब लगा दी, ये भी कुछ इंटेंसिटी की लाइट निकली, मेटल सरफेस पे आके इलेक्ट्रॉन को इमिट कराया। फिर इसी तरीके से आपने यहाँ से करंट पढ़ लिया, उसकी सारी रीडिंग वगैरह को नोट कर लिया। इसी तरीके से आपने थर्ड बल्ब लगाया तीसरे एक्सपेरिमेंट के लिए, एक पहला रीडिंग लिया, दूसरी रीडिंग ली, फर्स्ट रीडिंग, सही है, सेकंड रीडिंग, और ये थर्ड रीडिंग के लिए बल्ब की पावर कितना रखा, 75 वॉट रखा। ये भी आके मेटल सरफेस पे कुछ इंटेंसिटी के साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट करा दे। मतलब बेटा मैं पहली वाली कंडीशन में क्या कर रहा हूँ, तो ये पहली कंडीशन में मैं सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूँ, बल्ब का कलर सेम है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम है। मतलब पहली कंडीशन में मैं सिर्फ और सिर्फ इन बल्ब की क्या कर रहा हूँ, पावर को चेंज करके इंटेंसिटी को चेंज कर रहा हूं और फ्रीक्वेंसी को सेम रखा है। बल्ब के कलर को चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। अभी बेटा मैंने बल्ब की कलर सेम रखे तो फ्रीक्वेंसी सेम है। कलर सब येलो कलर की है। हमने लेने के बाद आपने ग्राफ बनाया इन वैल्यूज का, पहली रीडिंग से ग्राफ, पहली रीडिंग से ग्राफ बनाया तो यहाँ पे मिला ये पहली लाइट का, वो यूं इस तरीके से मिला। ये स्टूडेंट वोल्टेज है वोल्ट में, जो वोल्टेज आपने इसको ऑपरेटर्स में दिया था इसको, और इसका जो करंट आपके पास था आई माइक्रो एम्पियर में, ये माइक्रो एमीटर होता है यहाँ पे जिससे हम करंट नोट करते हैं, यू ग्राफ मिला। सेकेंड रीडिंग पे हमने ग्राफ ड्रॉ की तो उसकी वैल्यू भी हमें यू मिल गई। फिर थर्ड वाली रीडिंग जो है इस पे हमने ग्राफ नोट किया तो वो हमें यू मिले। तो ये स्टूडेंट पहले एक्सपेरिमेंट करने के बाद बुक देखेगा हैं। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी सेम रखना चाहते हैं तो बल्ब के कलर सेम रखें, आप जितने भी पावर लगा दें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, सही है। इंटेंसिटी उसकी शिद्दत बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी और लैम्डा नहीं। जैसे रेड कलर की लाइट है, अगर वो एक रेड कलर की लाइट या ब्लू कलर की एक लाइट है और इसका पावर आपने रखा हुआ 25 वॉट, तो भाई इसका लैम्डा नहीं बढ़ेगा, लैम्डा जिस साइज का है ना वही साइज का रहेगा। अब आपने पावर बढ़ा दिया 50 वॉट, सही है, 50 वॉट पावर बढ़ा दिया, एक सेकंड ब्लू कलर की बल्ब ली आपने, तो इसका लैम्डा का साइज और फ्रीक्वेंसी का साइज नहीं चेंज होगा, जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटेंसिटी का चेंज आएगा। बेटा मैं ये 2-3 मैं आपसे बुखाते वो 2-3-8-4 बेटा आप कह रही कि इंटेंसिटी चेंज मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज, आप समझ गए ये बात? जी बेटा हो गया क्लियर ये? बेटा मैं आगे बताऊं? बेटा अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो स्टार्ट किया, अब आप कह रहे कंफ्यूजिंग है तो फिर मेरे ख्याल से तो फिर टॉपिक ही खत्म कर देना चाहिए। मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया, कुछ बताया ही नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो गए, तो इसका क्या हल निकालूं मुझे आप लोग समझा दें। अभी तो मैंने शुरू किया बताना, आप कह रहे कंफ्यूज हो गए। इसमें कोई प्रॉब्लम है?
इसमें कोई प्रॉब्लम है भाई? इसमें प्रॉब्लम है? तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इंटेंसिटी डिफरेंट रखने के लिए बल्ब की पावर चेंज कर दूंगा और तमाम बल्ब के कलर एक रखा। अगर इन तमाम बल्ब के पावर कलर एक रखा तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा सेम रहेगा। बस ये छोटी सी बात बताइए। अब हो गया ये क्लियर? भाई ग्राफ तो मैं अभी पढ़ाया ही नहीं ना, मेरा बच्चा ग्राफ पढ़ाया ही नहीं बेटा, पढ़ाने का मौका कहाँ मिला? ग्राफ तो पढ़ाया ही नहीं ना, अभी तो ग्राफ ड्रॉ किया है, सिर्फ उसको समझाऊंगा, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ाया। आप लोग पहले ही मुझे मतलब बोलने का मौका ही नहीं दिया आप लोगों ने, तो फिर मैं क्या करूं? मैं आपके मैसेज देखना शुरू कर दिया। चले देखते हैं, कुछ कोशिश करते हैं पढ़ाने की। अभी ग्राफ पढ़ाया ही नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ मैं एक बात सिर्फ समझाना चाह रहा था। एक दो बच्चों ने आप में से ये कह दिया कि सर यही ये भाई इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब वो कह रहे हैं कि कलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी चेंज हो गया। नहीं, नहीं चेंज होगा। जिस साइज का लैम्डा होगा वही लैम्डा होगा, ब्लू कलर का लैम्डा ही फिक्स है। तो फिर तो हम नहीं कह सकते हैं कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है और ब्लू की कम है, नहीं कह सकते हैं। आप पावर हाई पावर लगा दें तो लैम्डा चेंज हो जाएगा। फिर तो ऐसा अगर है तो आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया आपके क्वेश्चन से। सही है, तो मैं पढ़ाऊं बेटा, थोड़ा सा इसको क्लियर करूं। सिर्फ मुझे ये बता दो कि ये दो बात समझ में आ गई कि इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब पावर चेंज करना और लैम्डा सेम रखना। ये वाली बात क्लियर हो गई तो ग्राफ अभी पढ़ाया ही नहीं बेटा, ये मैंने पढ़ाया ही नहीं, सिर्फ ड्रॉ किया मेरे बच्चे। ये नहीं अभी मैं मुझे आप थोड़ा मौका दें, इंशाल्लाह तमाम बातें क्लियर होंगी। इससे पहले भी तो टॉपिक पढ़ाए ना, सारी बातें क्लियर हुई ना? सही है, जब तक आप सब्र से काम नहीं लोगे तो फिर मैं थोड़ी ना पढ़ा सकूंगा। देखो मैं ये कहना चाहूंगा, इस रीडिंग से जो ग्राफ ड्रॉ किया करंट और वोल्टेज को देखते हुए तो वह ऐसा मिला। सही है, दूसरे वाले रीडिंग से फिर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो आपके पास इस तरीके से यूं मिला, और फिर तीसरे वाले रीडिंग से आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो फिर आपको इस तरीके से मिला। तो ये देखें, इस पॉइंट पे वोल्टेज जीरो है। जिस पॉइंट पे वोल्टेज जीरो है इस करंट को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। इसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। और ये आपके पास और सैचुरेशन बढ़ गया और सैचुरेशन बढ़ गया। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सैचुरेशन करंट क्या होता है। आपकी बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है, सैचुरेशन करंट V इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। V जीरो पे जो करंट है मेटल के पास, वो आपके पास क्या है? सैचुरेशन करंट है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपके जहन में ये बात है कि सर V और I तो प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर ये जीरो तो ये भी जीरो, तो फिर कौन सा करंट? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब मेटल को हमने वोल्टेज दिया ही नहीं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, जो करंट रखेंगे वो सैचुरेशन अपना जो रखेंगे करंट, उस करंट को कह रहे हैं। तो V जीरो पे जो उसकी इंटेंसिटी की वजह से, सही है स्टूडेंट, उसकी अपनी जो इंटेंसिटी से जो करंट बन रहे हैं वो सैचुरेशन करंट है। तो सैचुरेशन करंट आपके पास पहले वाले की ये है, दूसरे वाले की ये है, तीसरे वाले की ये है। इसी तरीके से मैं आपको बताना ही चाहूंगा कि इस कंडीशन में जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है, यहां पे जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इसको हम क्या चीज का नाम देते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं। इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन क्या है? द नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। सही है, V इक्वल टू जीरो, सही है, देन द करंट इज सैचुरेशन करंट। जब V जीरो है तो फिर उस कंडीशन में जो करंट है उसको हम क्या चीज का नाम देते हैं? सैचुरेशन करंट का नाम देते हैं। तो जो हमारा पहला ग्राफ है, इस पहले ग्राफ से हमें 2 पॉइंट मिलता है। नंबर 1 पॉइंट, जो सैचुरेशन करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रही है। देखिए इसकी कम है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। तो सैचुरेशन करंट, इस ग्राफ से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलता है। सैचुरेशन करंट डिपेंड ऑन saturation current depend on intensity of लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इंटेंसिटी जिसका, उसका सैचुरेशन करंट ज्यादा है। लेकिन
आप ये देखें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये कम इंटेंसिटी की लाइट है, वो ज्यादा है, ये ज्यादा है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अपनी जगह पे है। तो दूसरा पॉइंट हमें ये समझ में आया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ग्राफ से है। स्टॉपिंग पोटेंशियल is independent of stopping potential independent of intensity of light. अब यहां पे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के, और जहां पे वोल्टेज जीरो है उस पॉइंट पे जो करंट है उसको हम सैचुरेशन करंट का नाम देते हैं। सही, अब तो समझ गए होगे? अब तो ग्राफ समझ में आया। इस ग्राफ में ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यूज बनेंगे। ये कुछ भी आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से करके ग्राफ बनाया है। भाई ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ है, सही है, और इस तरीके से एक्सपेरिमेंट से बात करा दें, सही है। अब हम इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट करेंगे। जी बेटा बोले, माइक अनम्यूट कर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ साहब, जी बेटा बोले। अगर v इज इक्वल टू ज़ीरो पर डिपेंड कर रहा है तो हमारे पास तो मतलब जो है वो सेम होना चाहिए ना, सैचुरेशन करंट जो है हमारे पास सेम होना चाहिए अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है तो, क्योंकि ओरिजिन पे तो v इज इक्वल टू ज़ीरो ही है, तो चेंज कैसे हो रहा है फिर? क्या चीज चेंज हो रहा है? सैचुरेशन करंट। बेसिकली स्टूडेंट सैचुरेशन करंट तो आपके पास ये आपके मेटल में इंटेंसिटी ऑफ लाइट से जो बन रहा है, एक कम इंटेंसिटी की लाइट की ये है, दूसरे वाले का ये है, तीसरे वाले का ये है। तो सर ये मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब v इज इक्वल टू ज़ीरो स्टॉपिंग पे? पोटेंशियल मैंने लिख दिया ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं डिपेंड करता ना, ये लिखा तो है। अच्छा सर। सही है, दोनों बातें तो लिख दी है। सैचुरेशन करंट है वो डिपेंड कर रहे हैं, इंटेंसिटी डिपेंड नहीं कर रहा। हो गया? ओके सर जी। और किसी को स्टूडेंट सवाल है तो हैंड रेज कर लें, माइक अनम्यूट कर देंगे। सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखिएगा सर, कोई और बच्चे हैं उनको भी देख लें। देखिए सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में नहीं हुआ है, ग्राफ सिर्फ बना हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे उन्होंने करके ग्राफ बनाया, तो उसका तरीकाकार ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, हमें इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना है। तो बताओ, मैं इंटेंसिटी कांस्टेंट रखने के लिए मैं क्या करूं? बल्ब के पावर को क्या रखूं? जी सेम रखूंगा ना। और मुझे फ्रीक्वेंसी चेंज करना है अब, और उसका उलट देखें, अब फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा और लैम्डा चेंज करूंगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज लैम्डा चेंज, ये कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं। इसके लिए मैं दो बल्ब लगाऊंगा, एक रेड कलर की बल्ब। देखिएगा सर, कोई स्टूडेंट सर देख ले, कोई है हैंड रेज कर रहे हैं तो उनका माइक अनम्यूट कर दें। देखें, एक हमने ब्लू कलर की लाइट लगाई, इसका पावर रखा 100 वॉट। एक आपने, अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है स्टूडेंट, ये मेटल पे यूं आएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, लैम्डा कम है, और इसकी एम्पलीट्यूड भी कम होगा। इसी तरीके से एक मैंने रेड कलर की लाइट लगाई इसके लिए, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, कलर चेंज कर दिया आपने। एक आपने रेड कलर की बल्ब लगा दी, इसकी भी पावर आपने क्या रखा, 100 वॉट रखा। तो अब इसकी वेवलेंथ यूं आएगा, सही है। तो मैं ये स्टूडेंट्स कहना ये चाहूंगा कि देखें, इस लाइट की जो रेड वाली लाइट है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो बेटा देखें, इस कंडीशन में सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, सेकंड एक्सपेरिमेंट के हवाले से देखिएगा। सर इनसे बात करा दे लाइव से। सर अस्सलाम वालेकुम। वांसा बेटा बोले। सर मुझे मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो आपने लिखा है सैचुरेशन करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
सर ये दोनों पॉइंट्स एक बार अगर आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। आप इस ग्राफ में देखो बेटा, ये पहले वाली लाइट की सैचुरेशन इतना है, सही है, फिर इंटेंसिटी बढ़ा तो सैचुरेशन बढ़ गया, इतना ज्यादा हो गया, फिर इंटेंसिटी बढ़ा तो फिर सैचुरेशन चेंज हो गया। तो मैंने यही पॉइंट लिख दिया कि सैचुरेशन करंट डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। और आप देखें इंटेंसिटी चेंज करने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह नहीं चेंज हो रही है, तो आपने लिख दिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। और सैचुरेशन करंट क्या होता है कि वोल्टेज जीरो पे जो करंट होता है उसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं, और नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस नेगेटिव पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। सही है? जी सर। ओके, अच्छा अब सेकंड देखिएगा बेटा। देखिए स्टूडेंट, सेकंड वाले में मैंने कलर चेंज करके फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया और लैम्डा चेंज कर दिया, जबकि इंटेंसिटी सेम रखने के लिए दोनों की पावर सेम रखी हुई है। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था और ये पूरी दुनिया को उसने दिखाया था कि देखें कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। ये वेव थ्योरी हाइजन ने बताया था। आप लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स में ये वेव थ्योरी में पढ़ लोगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इस लाइट के मुताबिक मतलब इस इक्वेशन, इसने बेसिकली जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट नहीं करता, हाइजन थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता, उसके रिवर्स है बिल्कुल सही। ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट कर रहा होता है। अगर आपका सवाल बन जाए कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किस नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को, वेव नेचर को नहीं करता। ये वेव की इक्वेशन को गलत साबित करता है। देखिएगा उसने पूरी दुनिया को करके दिखाया। आपको दिख रहा है कि इस लाइट की एम्पलीट्यूड ज्यादा है, रेड वाले की एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो रेड वाले की एम्पलीट्यूड ज्यादा तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होना चाहिए। मतलब उसके मुकाबले में इसकी एम्पलीट्यूड बहुत कम है तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन कहां से इमिट होना चाहिए, यहां से। उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि ये वाली लाइट इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा था, ब्लू वाली। तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। तो उसने कहा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी उसने दिखाया। और उसने ये बात प्रूव किया कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। तो इस सेकंड एक्सपेरिमेंट के बाद ये वाला फॉर्मूला आया कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सही है, एच यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में वेव नेचर ऑफ लाइट जो है वो फेलियर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्वेशन जब हम वेव नेचर ऑफ लाइट को पढ़ते हैं वहां पे अप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं तो वहां पे ये इक्वेशन फेलियर होता है, वो एप्लीकेबल नहीं होते यहाँ पे। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था, तो उसके मुताबिक स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट से ये बात उसने प्रूफ करके दिखाया। तो अब मैं इसके हवाले से जो ग्राफ आपके पास मिलता है वो यूं मिलता है। ये वोल्टेज है वोल्ट में, और इसी तरीके से ये करंट है माइक्रो एम्पियर में, ये आपके पास। सही है बच्चों, ये टॉपिक थ्योरी का है। अगर जिनको क्वेश्चन पूछना हो हैंड रेस करते रहे, सर माइक ऑन कर देंगे, मैं पढ़ाता भी रहूंगा, आपके आंसर भी देता रहूंगा। सही है, तो आप इस तरीके से पूछ लें। तो बेटा ये देखो, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे, मतलब ये वाली ये नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे है एक, और एक मोर नेगेटिव हो गया, दूसरा वाला और ज्यादा हो गया। सही है, लेकिन ये सैचुरेशन करंट है जो कि फिक्स है यहाँ पे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये अगर रेड लाइट है पहला वाला, तो दूसरा वाला ब्लू है। सही है, हाई फ्रीक्वेंसी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं बच्चों कि देखो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से सैचुरेशन करंट में कोई फर्क नहीं आया। जब हम यहां से रीडिंग लेके ग्राफ ड्रॉ किए, इसकी रीडिंग लेके ग्राफ ड्रॉ की, तो ग्राफ क्यों मिला, तो आपको खुद दिख रहा है कि क्या चेंज हो रहा है, तो आपको दिख रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है। भाई चेंज अब कौन हो रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। तो देखो यहां पे इंटेंसिटी फिक्स है, सैचुरेशन में कोई फर्क नहीं आया। तो इस ग्राफ से भी हमें 2 पॉइंट मिले। पहला पॉइंट ये मिला कि सैचुरेशन करंट इंडिपेंडेंट है, सैचुरेशन करंट is
independent of frequency. सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता. सैचुरेशन करंट डिपेंड ऑन, सर देखिएगा जिनको माइक अनम्यूट कर दें अगर कोई बच्चा है तो देखिएगा स्टूडेंट, सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी चेंज करने से दोनों की फ्रीक्वेंसी हमने चेंज किया हुआ, सैचुरेशन करंट में कोई फर्क नहीं आया. तो मैंने ये कहा कि सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. और दूसरा पॉइंट है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी. देखें, फ्रीक्वेंसी चेंज किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया. पहले वाली लाइट की इतनी है तो दूसरे वाली की और ज्यादा हो गई, मोर नेगेटिव हो गए. तो हम ये कहेंगे कि सैचुरेशन करंट डिपेंड ऑन, सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, सैचुरेशन करंट इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी से, इस ग्राफ के मुताबिक. अब हम यहां पर लिखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी. स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे. तो मैं स्टूडेंट्स आपको ये इस ग्राफ से जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ बात कराएं, बात कराते हैं, कोई मसला नहीं. जी बेटा बोलें. एनर्जी वाली पॉइंट रिपीट कर दें. ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट, मैं फिर से एक पॉइंट थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा एक दफा फिर से. हमने इस एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और फ्रीक्वेंसी चेंज किया, लैम्डा को चेंज हो गया कलर चेंज करके, बल्कि पावर दोनों के सेम है, मतलब इंटेंसिटी सेम है. ये जो स्टूडेंट पॉइंट है, ये वेव थ्योरी हाइजन ने बताया था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. इस इक्वेशन के मुताबिक इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन को इमिट कराएगा. लेकिन ऐसा नहीं होता, ब्लू लाइट इलेक्ट्रॉन को इमिट कराता है. उसने पूरी दुनिया को करके दिखाया. तो उसने बताया कि भाई फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी के, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कराएगा. तो उसने यहां से कांस्टेंट लिखा है H, प्लांक्स कांस्टेंट. और जब इन दोनों रीडिंग की ग्राफ बनाई तो वो हमें ऐसे मिला. तो हमें दिख रहा है सैचुरेशन करंट चेंज नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से सैचुरेशन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि सैचुरेशन करंट क्या चेंज करने से चेंज होता है, इंटेंसिटी. तो हमें ये बात समझ में आ गया कि सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी. मतलब अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करना है तो फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा. और अगर मुझे सैचुरेशन करंट चेंज करना है तो मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज करूं, सैचुरेशन करंट चेंज हो जाएंगे. मेरे ख्याल से ये दो ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा. नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, negative potential is called stopping potential of frequency. आप कह रहे हैं कि क्या नहीं, प्रोपोर्शनल तो नहीं कहेंगे. एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं बेटा, प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो गए, ज्यादा नेगेटिव हो गए. प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं है. हो गया आप क्लियर स्टूडेंट? और भी बातें हैं इसके अंदर. ये टोटल थ्योरी का टॉपिक है. अभी मैंने दो ग्राफ समझाए, इसमें एक ग्राफ और भी है, एक वर्क फंक्शन का टॉपिक है. जी बेटा, अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो टॉपिक है, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है. बेटा फातिमा, मैं आपकी बात नहीं समझ सक रहा, आप अगर हैंड रेस कर दें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगा. इसलिए मैंने कहा था कि सवाल बाजू का समझ में नहीं आ रहा होता है. अब जो बच्चे बोल रहे होते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, दूसरों को भी और समझ में आ जाएगा. हैंड रेस कर दें, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी
कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा कैसे लेंगे, मैं क्या डिपेंड करता है, एक मोर नेगेटिव है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बेटा आप में से कुछ बच्चे हैंड रेज कर लें, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा मुझे, मैं पढ़ाता भी रहूंगा और बातें बता दूंगा। सही है, मैं वर्क फंक्शन को डिफाइन करूंगा। सही है, जल्दी इसमें से जो पूछना चाह रहे हैं बात कराएं इनसे। जी बेटा बोलें। जी बेटा बोलें। बेटा अपनी तरफ से माइक ऑन कर लें। अस्सलाम। जी बेटा बोलें। बेटा बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मुझे ग्राफ समझ में आ गया है नीचे वाला। मुझे ये पूछना था कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। हाँ, ये वेव थ्योरी आपने पढ़ा होगा, हाइजन ने बताया था, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा ना फर्स्ट में। टीचर तो आपने बताया था कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और अगर लैम्डा चेंज हो रहा है तो इंटेंसिटी सेम रहेगी। तो इसमें बहुत रेड फ्रीक्वेंसी जो है और लैम्डा भी चेंज हुआ है, तो इसमें इंटेंसिटी कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के? अरे इसमें तो नहीं हुई ना, इसमें तो नहीं हुई, यही तो बता रहा हूँ। कैंसिल किया है, ये कैंसिल का निशान दिख रहा है। अच्छा, कैंसिल का निशान दिख रहा है। मैंने तो कहा ये फेलियर हुआ ना यहाँ पे, यही तो बताया था उसने कि इक्वेशन फेल हो गया। अच्छा सही सही सही। हाँ मैं तो बताया, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी बता रहा हूँ ना यहाँ पे। सही हो गया अब क्लियर? बच्चों मैं आगे वर्क फंक्शन पढ़ाऊं? अभी ये टॉपिक आधा भी नहीं हुआ है, काफी रहता है इसमें। आगे पढ़ाऊं? ओके, वर्क फंक्शन देखते हैं। वर्क फंक्शन की हेडिंग बनाएंगे, इसके अंदर वर्क फंक्शन क्या होता है। बेसिकली वर्क फंक्शन क्या होता है कि किसी मेटल से वो कम से कम एनर्जी जिसपे किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। आप लिखिएगा वर्क फंक्शन की डेफिनेशन, एक बुक वाली डेफिनेशन लिखवा देता हूं और एक स्टूडेंट आसान लफ्जों में बता दूंगा वर्क फंक्शन क्या होता है। Say the energy required to say the energy required to overcome this binding force. Binding force is called, this binding force is called वर्क फंक्शन। सुनिएगा स्टूडेंट, ये बुक की डेफिनेशन है, मैं इस बात को क्लियर करता हूं। ये बुक में ऐसा लिखा हुआ है वर्क फंक्शन के बारे में, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूं आपके सामने कि ये होता क्या है। बेसिकली बेटा हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि वर्क फंक्शन क्या है, कि वर्क फंक्शन किसी मेटल से, एक मेटल है आपके पास, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, सरफेस पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इनसाइड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे होंगे। सही है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इनसाइड उसके नीचे वाले सरफेस पे होंगे, फिर उसके नीचे वाले सरफेस पे होंगे, ऐसे लाखों इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं इस मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुए, मतलब मैंने इसको एनर्जी कितनी दी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट हुए। मैंने 2 दिया, नहीं हुए। सही, मैंने 2.5 दिया, इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट हुए। जैसे ही मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। अब मैंने इसको क्या किया कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, तो ये इनसाइड वाला इलेक्ट्रॉन अंदर वाले सरफेस से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। सही है, इसी तरीके से आप इसको और ज्यादा एनर्जी दें, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा
3 और 5 में वर्क फंक्शन क्या है मुझे सिर्फ ये बता दें। 3 और 5 में वर्क फंक्शन क्या है मुझे ये बता दें। जी 3 है, वेरी गुड बेटा 3 है। ऊपर दिखाइएगा थोड़ा सा मैसेज क्या था वो, क्या जो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे प्रॉब्लम है बेसिकली अभी मैं कंफ्यूज हो गई। ग्रेप्स ऊपर वाली बता दें जिन्होंने ये बताया आपने इंटेंसिटी और इनसे बात करवा देना। मुझे खुद सवाल नहीं समझ में आ रहा कैसे समझा सकूंगा, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ। बेटा आप माइक हैंड रेज कर दें मेरे बच्चे। बाद औक़ात क्या होता है कि मैं बोलता रहूंगा, मैं 100 दफा ही बोल दूंगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। आप माइक कौन कर दें, मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। जी बोले, आप कुछ कह रही थी, फर्स्ट पॉइंट में कंफ्यूज थे। जी सर फर्स्ट पॉइंट मुझे समझ में आ गया, जिसमें हमने सेम लाइट्स ली थी और पावर जो है वो हमने चेंज किया था, तो इंटेंसिटी चेंज हुई। जब हम पावर अगर सेम रखते हैं तो इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि दोनों सही है। हाँ पावर, यही तो बताया कि ऐसा पावर ही होगा। और दूसरे सही है। जी सर। तो आप कंफ्यूज किस पॉइंट पे हैं? सर उसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है उसमें भी पावर सेम रह रहा है, तो इंटेंसिटी भी जो है वो कांस्टेंट रह रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहले वाले में तो हाँ, इससे मैं जो है ना, अरे मेरे बच्चे तो मैंने यहाँ पे पहले वाले में सेम थी, अब तो चेंज है। मेरे बच्चे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में तो चेंज हो रहा था बेटा, पहले वाले में क्योंकि हमने पावर चेंज किया था ना उसमें। हाँ तो चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे पावर हमने कांस्टेंट रखा तो इंटेंसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है। यही तो बताया कि ये इक्वेशन फेलियर हो गया बेटा। और अगर हम यहाँ पर पावर चेंज करते हैं, यही तो बात बता रहा हूँ कि देखें ये वाला इक्वेशन फेल हुआ। यहाँ पे ये वाली बातें चली कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वही इलेक्ट्रॉन को इमिट कराया, इंटेंसिटी की वजह से नहीं हुआ। यहाँ पे दोनों की इंटेंसिटी पे इलेक्ट्रॉन नहीं डिपेंड किया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड किया। यही तो बताना चाह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा, उसने इलेक्ट्रॉन इमिट करा दिया। यही तो समझाया बेटा, वेव थ्योरी को फेलियर करार दिया है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा। तो यही होता है बेटा कि मैं खुद बात, अभी मैं कुछ भी बताता ना, मुझे अब समझ में आया कि आपका सवाल क्या था। तो लिखा हुआ और बोलने में बहुत फर्क होता है बेटा, इसलिए मैं कहता हूँ आपका भी टाइम बच जाएगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा, आपका फायदा होगा, कोर्स आगे जाएगा। देखें तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों ने कहा कि सर इन दोनों में 3 वाला जो है वो क्या है, वर्क फंक्शन है। ये वर्क फंक्शन है। जो मिनिमम एनर्जी होते हैं जिसपे सरफेस का इलेक्ट्रॉन जो निकल जाता है वो वर्क फंक्शन होता है। अब मैं 3 से ज्यादा दूंगा तो जाहिर सी बात है सेकंड सरफेस का इलेक्ट्रॉन आएगा, उससे ज्यादा दूंगा तो थर्ड सरफेस का आएगा, उससे ज्यादा दूंगा तो उसके नीचे वाले सरफेस से इलेक्ट्रॉन आएगा, उससे ज्यादा एनर्जी दूंगा उसके नीचे वाले सरफेस आएगा। तो कम से कम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी से हम वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी को कहते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए। ये मिनिमम एनर्जी है जिसपे इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो रहा है। सही, इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जा रहा है, मेटल से निकल जा रहा है, उस एनर्जी को हम क्या चीज का नाम देते हैं, वर्क फंक्शन का नाम देते हैं। तो वर्क फंक्शन इन दोनों में ये वाला है। तो वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला फाई नॉट एच न्यू नॉट के बराबर होता है, और फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि सी अपॉन लैम्डा के बराबर। लैम्डा सी यहां पे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं बेटा, ये वो वेवलेंथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा है, तो उस वेवलेंथ को हम क्या जिसका नाम देते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ का नाम देते हैं। इसको हम कट ऑफ वेवलेंथ का नाम देते हैं। कट ऑफ वेवलेंथ से क्या मराद, वो वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से कट करके बाहर निकाल रहा होगा उसे कहते हैं। सही है, तो ये कट ऑफ वेवलेंथ, इसलिए लैम्डा सी लिखा है, मतलब एच सी अपॉन लैम्डा सी, सी फॉर कट ऑफ वेवलेंथ, मतलब वो वेवलेंथ जिसपे इलेक्ट्रॉन सरफेस से यहां से रिमूव हो जाएगा उसे हम कह रहे हैं। अब देखें, इसके बाद स्टूडेंट मैं इस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करते थे, अपनी इक्वेशन को मैकेनिक्स की तरह ड्राइव करके नहीं बनाते थे, लंबी लंबी डेरिवेशन करके अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन नहीं बनाते थे। वो फॉर्मूला कैसे लिखते थे देखिएगा। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक्सप्लेन करना चाहता हूं तो मैं ये कहूंगा
कि ये इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव करके सरफेस तक आया होगा और 3 से बाहर आएगा, क्योंकि इसकी वर्क फंक्शन कितनी है 3। मतलब उन्होंने इस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन किया, कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वो एनर्जी है जिससे ये इलेक्ट्रॉन चल के मेटल तक आएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वर्क फंक्शन है, क्योंकि वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं उसको ज्यादा एनर्जी दूंगा तो जो मेटल के इनसाइड इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव करके पहले सरफेस तक आएंगे, और इस एनर्जी को अगर मैं टोटल एनर्जी कह रहा हूं तो मूविंग एनर्जी क्या कहलाता है, बताओ मूविंग एनर्जी क्या कहलाता है भाई। मेटल के अंदर मूव करने वाली एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी का नाम देंगे, कौन सी एनर्जी का नाम देंगे, कौन सी एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, और ये 3 क्या चीज है, वर्क फंक्शन को फाई नॉट से रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालें तो E माइनस फाई नॉट, और एनर्जी h न्यू के बराबर होता है। तो हम इस इक्वेशन को, भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूरी दुनिया के सामने ये फॉर्मूला ऐसे ड्राइव करके दिखाया, जैसे अभी आपको मैंने इस नंबर से समझाया ना कि देखें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मेटल के सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ये वर्क फंक्शन है। तो उसने कहा कि जब हम 3 से ज्यादा देंगे 4, 5, 6, तो उसके अंदर 4 में क्या होगा कि 1 वो एनर्जी होगा जो उसको मूव कराएगा मेटल के अंदर, और 3 वो होगा जिससे वो मेटल से बाहर आएगा। सही है, मेटल से बाहर आने वाली एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं, और मेटल के अंदर मूव करने वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक होगी। तो उसने कहा कि देखें ये इक्वेशन है, इससे ये ड्राइव होकर आ गया। तो ये फॉर्मूला इसने इस तरीके से बनाया, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, आपकी बुक में डायरेक्ट एक लाइन में लिखा हुआ है, और कोई भी किसी भी बुक में किसी भी किताब में आपको उसकी डेरिवेशन नहीं मिलेगा, वो यही डेरिवेशन उसने भी करवाया था। देखिएगा यहां से काइनेटिक एनर्जी hc/λ भी हो जाएगा। आप सबको पता है hc की वैल्यू मैंने एक्स रेस पढ़ाते वक्त कैलकुलेटेड बताया था 12400 एमस्ट्रॉन्ग के अंदर, लैम्डा इसमें किसमें होगा, एमस्ट्रॉन्ग में, और यहां से हम काइनेटिक एनर्जी किसमें निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसा कि एक सवाल मैं आपके सामने लिखूंगा, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी of the photoelectron when the light of wavelength say light of wavelength 4000 angstrom and work function 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर बताइएगा इस फॉर्मूले से, इसका राइट आंसर बताए, कौन बताएगा जल्दी, इसका राइट आंसर बताएं। बेटा कट ऑफ वेवलेंथ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कट ऑफ वेवलेंथ क्या है कि जो वो वेवलेंथ जिसपे इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल जाता है, कट जाता है, वो वेवलेंथ, मतलब उस वेवलेंथ की लाइट, जैसे फ्रीक्वेंसी होता है ना लाइट का, तो वेवलेंथ भी होगा। मतलब इस एनर्जी पे जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है उसको कट ऑफ वेवलेंथ कह रहे हैं। जो ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है मेटल से, उसको कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं। समझ गए होंगे आप जी, वेरी गुड बेटा, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, सही दे रहे हैं आंसर। और अगर किसी का सवाल है तो हैंड रेज भी कर सकते हैं ताकि मुझे आसानी हो आपको समझाने में। देखें इस फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो वो स्ट्रेंथ 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू 4000 है, माइनस का वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1.8 है,
ये आप इसको कैंसिल कर लें 0 से। आप यहाँ पे देखें 2 के टेबल में 20 होगा, ये 6 2 हो जाएगा, ये 10 होगा और ये 31 होगा। 3.1 और 1.8 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया कैनेडिक। भाई देखें आपने 2 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 40 है, 2 के टेबल में 20 हुआ तो वो 12 6 हो गया और 4 2 हो गया। फिर 2 के टेबल में 20 10 हो गया और 2 के टेबल में 6 3 हो गया और 2 1 हो गया। सही है। 31 को 10 से डिवाइड करो 3.1, 3.1 में से 1.8 निकाले तो ये वैल्यू बचेगा 1.3। ये राइट आंसर है। फिर से एक दफा बता रहा हूं कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में इस तरीके से बताया गया कि देखें इस मेटल का वर्क फंक्शन क्या है, 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो मेटल के सरफेस तक आएगा, 2 से चलकर मेटल के सरफेस तक आएगा और मेटल से बाहर कितने से निकलेगा, 3 से। तो मैंने ये कहा कि मेटल के अंदर जो मूविंग एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी 2 है और जो वर्क फंक्शन है वो ये है, तो बराबर किसके, टोटल एनर्जी के। और टोटल एनर्जी किसके बराबर होते हैं, एच न्यू के। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से ड्राइव किया गया था। समझ में आ गया होगा बेटा। वर्क फंक्शन एक मेटल है ना, फिर मैं एक दफा बाल बच्चे कह रहे सर वर्क फंक्शन समझा दें, तो मेरे बच्चों देखो टेंशन क्यों लेते हो, फिजिक्स पढ़ने के लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सही है। मैंने इसको एनर्जी दी 1, इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट हुआ, 2 दिया नहीं हुआ, 3 दिया, इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। फर्ज कर लें ये 3 पे इमिट हो गए, तो भाई 4 पे भी तो इमिट होंगे, 5 पे भी तो इमिट होंगे, सही है, 9 पे भी तो इमिट होंगे। कम से कम एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी जिसपे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है ये वर्क फंक्शन होता, वो मिनिमम एनर्जी जिसपे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। अब तो समझ गया होगा। एनर्जी तो वहां पे बहुत सारे हैं, लेकिन वो मिनिमम एनर्जी जिसपे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं। 2 4 4 6 जी हो गया क्लियर। अब ये और किसी का कोई सवाल? एक ग्राफ अभी भी रहता है इस टॉपिक में, टाइम है? चलें एक ग्राफ और है, करा देता हूं। एक ग्राफ और है स्टूडेंट, उसको देख लें। इससे इसका ग्राफ है, अभी इस इक्वेशन का ग्राफ है। इससे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं समझाना चाहूंगा। इस इक्वेशन का ग्राफ देखिएगा, जो इस मैथमेटिकल इक्वेशन से ग्राफ बनाया गया उस ग्राफ को देखें। इस मैथमेटिकल इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाया, वो ग्राफ यू मिला। फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आपने बनाया, वो ग्राफ यू मिला। कौन वाली इक्वेशन से बेटा? इस वाली इक्वेशन से वैल्यू रखकर हमने ग्राफ ड्रॉ किया, यू मिल गया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है फ्रीक्वेंसी और फाई नॉट के, एच न्यू माइनस फाई नॉट के। एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, y बराबर होते हैं mx प्लस सी के। y का मतलब y एक्सिस है, तो देखो y एक्सिस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। यहां पे भी देखो y एक्सिस पे क्या है, ये इसके सामने काइनेटिक एनर्जी है। x का मतलब यहां पे क्या है, x एक्सिस है। आप खुद देखें कि x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है, देखें x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी हमने रखा। इस इक्वेशन में m का मतलब है स्लोप, या दूसरे लफ्जों में इसको ग्रेडियंट कहते हैं, और c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट से मुराद कि y एक्सिस में ग्राफ कहां पे कट करेगा, इंटरसेप्ट में कट करना। ये ग्राफ देखो y एक्सिस में नेगेटिव पे कट कर रहा है, ये देखो ये c की वैल्यू माइनस का है क्योंकि ये नेगेटिव पे कट कर रहा है। यहाँ पे 0 होगा y की वैल्यू, नीचे y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। बहरहाल उसका काम नहीं है। मेरा सवाल ये स्टूडेंट आपसे स्टूडेंट कि इस ग्राफ में स्लोप क्या होगा। मैं स्टूडेंट साहब से ये पूछना चाह रहा हूं इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा। इस ग्राफ में y एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी है, x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है, और मैं ये कह रहा हूं कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट स्लोप क्या होगा। इस ग्राफ का जो स्लोप है, इंक्लाइंड है, वो किसके बराबर होगा, कौन बताएगा? इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा? जी बेटा वेरी गुड, 2559। सना मुस्तफा आपने वेरी गुड, आपने सबसे पहले बताया जी। स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है,
इस ग्राफ का जो स्टूडेंट स्लोप होगा, ग्रेडियंट होगा, वो किसके बराबर होगा? प्लांक्स कांस्टेंट के। देखो x फ्रीक्वेंसी है, y एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी है, तो m की जगह पे क्या है? h। तो इस ग्राफ का मतलब जब ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का बने तो सही है, या ग्रेडियंट आपके पास क्या होगा? प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर। सही है, ये एक पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट, इसी ग्राफ को हम और चेंज करते हैं। जैसे देखिएगा, इसी ग्राफ को, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो ½ भी होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज भी होता है। वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय ½ भी होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज भी होते हैं। तो देखिएगा यहां पे स्टूडेंट, मैं इस इक्वेशन को, अब जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये ग्राफ भी यूं ही बनता है। x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी, y एक्सिस में वोल्टेज। अब वोल्टेज और मैंने फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया, मतलब इस इक्वेशन को जो काइनेटिक एनर्जी बराबर है h न्यू के फाई नॉट के, इसकी जगह पे मैं रखूंगा वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो अगर मैं यहां से वोल्टेज डिटरमाइन करूं तो h ये डिवाइड में आएगा, E और उसके नीचे भी डिवाइड में आएगा। भाई जाहिर सी बात है, E जो है वो दोनों के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y बराबर है mx प्लस c। तो अब आप बताओ कि y एक्सिस में क्या है? वोल्टेज है, देख लो y एक्सिस में वोल्टेज है। x एक्सिस में क्या है? तो फ्रीक्वेंसी है x एक्सिस में। अब इस ग्राफ का ग्रेडियंट बताओ क्या होगा? इस ग्राफ का ग्रेडियंट बताओ क्या होगा जी? अब इस ग्राफ का ग्रेडियंट बताओ क्या होगा? हाँ, h/e होगा, h/e होगा। ये हमारे पास इस ग्राफ का स्लोप होगा। उस वाले का क्या था? तो इन तमाम बातों से फाइनली हमें बात क्या समझ में आई? वो ये बात समझ में आई, देखें कि जब ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैंने इन दोनों बातों के लिए इतनी बातें बताई, आपको आखिरी में ये बात याद रखना है, जब ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का बनेगा तो उसका ग्रेडियंट या स्लोप क्या होगा? प्लांक्स कांस्टेंट होगा। उसका स्लोप क्या होगा? प्लांक्स कांस्टेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन जो इस वाले ग्राफ से है, सेकंड वाले से, वो ये है कि जब ग्राफ वोल्टेज और काइनेटिक फ्रीक्वेंसी का बनेगा तो उस कंडीशन में ग्रेडियंट h/e, मतलब स्लोप हमारा क्या होगा? h/e के बराबर होगा। ये दो बातें हमें फाइनली याद रखना है कि जब ग्राफ आपके पास किसका बने, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, तो आंसर क्या होगा? h होगा। और जब ग्राफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का बने तो h/e होगा। आपकी बुक में h/e दिया हुआ है ग्राफ का स्लोप, जो कि भाई ग्राफ समझना नहीं है स्टूडेंट, हमें ग्राफ नहीं समझना, हमें ग्राफ में इन वैल्यू को निकाल के ड्रॉ कर देना ही हूं, ग्राफ को समझना ही नहीं था हमें क्या समझना था कि y एक्सिस में वोल्टेज, x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी। सही है, जाहिर सी बात है, हमें वैल्यू नहीं, मुझे वैल्यू रख रख कर ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ समझाने के लिए। मैं वैल्यू कहां से लाऊं भाई? मुझे पूरा न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन का यूं है, जब आपने देखा कि y एक्सिस में वोल्टेज है, x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है, तो m की जगह पे क्या है? h/e है, तो इसका ग्रेडियंट क्या बना? h/e बना। जब हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना रहे हैं तो देखो y एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी रखा हुआ है, y एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी है, x एक्सिस में क्या है? फ्रीक्वेंसी है, तो स्लोप क्या बना? h। अब बातें समझ में आ गई? ग्राफ क्या समझाऊं? बताओ ग्राफ में क्या समझाऊं? फर्स्ट ग्राफ, भाई फर्स्ट ग्राफ कैसे? अब तो टाइम ही नहीं है। ओके बच्चों, ये सारी बातें समझ में आ गई हैं? सही है, ओके, अल्लाह हाफिज।